उम्र की एक दहलीज पर पहुंचने के बाद हर इंसान अपने लिए एक साथी तलाशने लगता है, लेकिन कई बार जब ये तलाश लंबी होती जाती है तो अपने लिए सही और गलत साथी तलाश करने की नजर भी धुंधली पड़ जाती है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन मेरा पति मेरे करीब नहीं आता था। मैं जॉब करती थी, वह बेरोजगार था, पूरा दिन घर में पड़ा रहता। अब मुझे बच्चे की बहुत ख्वाहिश थी। अजीब बात ये थी कि जब घर आती तो मुझे अपने बिस्तर पर किसी औरत के बाल पड़े हुए मिलते। पति से पूछती तो कहता, मुझे नहीं मालूम। उस दिन मैं नहाने के लिए वॉशरूम गई तो सामने ऐसी चीज नजर आ गई जो किसी औरत की। मैं अपने बिस्तर पर लेटी कब से 2 बजने का इंतजार कर रही थी। अभी सिर्फ 12 बजे थे। मुकेश सो चुका था और मैं चाहती थी कि आस पड़ोस के भी सब लोग गहरी नींद सो जाएं। यही वक्त था जब मैं घर से बाहर निकल सकती थी। वैसे भी यहाँ के लोग जल्दी सो जाया करते थे। मैंने आज सोच लिया था कि किसी न किसी तरह यहाँ से निकलना है। मेरा पति मुकेश तो 10 बजे ही सो गया था। मैंने हल्के से गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। वो अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। उसे इस तरह बेफिक्री से सोता देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। जिस इंसान के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था, उसे जरा भी परवाह न थी कि मुझ पर इस वक्त क्या बीत रही थी। मेरा दिल खून के आंसू रोता था जब मुकेश को इस तरह खुद से बेपरवाह देखा करती थी। न जाने किस बात की सजा दे रहा था वो मुझको, मगर आज मैं खामोश बैठने वाली नहीं थी। बस अब इस पल का इंतजार कर रही थी जो मुझे यहाँ से निकलना था। मैं बार बार वक्त देखे जा रही थी। जैसे ही घड़ी ने रात के 2 बजे का वक्त बताया, मैं उसी वक्त धीरे से उठ बैठी। मेरी नजरें अब भी मुकेश की तरफ थीं, कहीं वो किसी आहट से जाग न जाए। धीमे से मैंने अपने पैर जमीन पर रखे और चप्पल पहने बिना दबे पांव कमरे से निकल आई, वरना चप्पल की आवाज पर शायद वो जाग जाता। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, हाथ पैर भी कांप रहे थे, मगर मुझे हर हाल में आज जाना था। मैंने कमरे से निकलकर पीछे मुड़कर देखा। मुकेश अब भी गहरी नींद में था। वह नींद में खर्राटे लिया करता था और कमरे से बाहर तक उसके खर्राटों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं बरामदा में आई और छोटे से लोहे के गेट को खोला। चारों तरफ नजर दौड़ाई। उस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरी गली सुनसान पड़ी थी। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती नाक की सीध पर चलती जा रही थी। कभी कभी खौफ के मारे पीछे मुड़कर देख लिया करती कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, मगर वहाँ कोई भी न था। पूरा मोहल्ला मीठी नींद के मजे ले रहा था, जबकि मैं ही बदकिस्मत थी जिसको रात के इस पहर चोरों की तरह निकलना पड़ा था। औरत की भी क्या कहानी है, अगर वो इस वक्त घर से निकले तो बदचलन बेहया कहलाती है, जबकि मर्द अगर इस वक्त घर से निकले तो उसके किरदार पर कोई सवाल नहीं उठाया करता। मगर आज मुझे कोई भी खौफ वहाँ जाने से रोक नहीं पा रहा था। मेरी अंदर की औरत जाग चुकी थी। मैं बहुत तेज कदम उठा रही थी ताकि जल्द से जल्द वहाँ पहुँच सकूं। 2 किलोमीटर का रास्ता मुझे पैदल ही तय करना था, क्योंकि उस वक्त कोई सवारी मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था और मुझे सुबह से पहले वापस भी आना था ताकि किसी को कानो कान खबर भी ना हो। मुकेश तो सुबह 11 बजे से पहले नहीं उठता था, मगर मुझे मोहल्ले वालों का डर था जो जल्दी उठने के आदी थे। दिल में खौफ भी था, मगर मेरा जुनून मुझे खींचे जा रहा था। कई बार मैं गिरते गिरते बची। हर जगह कोई न कोई पत्थर आ जाता पाँव के नीचे। मुझे चलने में दुश्वारी हो रही थी। पाँव के अंगूठे से खून बह रहा था। एक नुकीला पत्थर चुभ गया था, लेकिन ऐसे कई पत्थर मेरी रूह में भी चुभ गए थे जो मैं जाने कब से बर्दाश्त करती आ रही थी। एक लम्हे को मेरे कदम लड़खड़ाए थे कि जाने आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। हर कोई मेरे किरदार पर ही उंगली उठाएगा। बस एक पल को मैं सोच में पड़ गई कि मैं वापस चली जाऊं, मगर फिर मुझे अपनी तकलीफ याद आ गई जो मुझे मुकेश से शादी करने पर मिली थी। वो शख्स जिसे मैंने बहुत चाहा था, उसने मेरी झोली में 2 पल मोहब्बत के न डाले थे। इस बेपरवाह शख्स के लिए मैंने क्या नहीं किया, अपना आप तक मार डाला, मगर उसने मेरे साथ वो सब याद आते ही मैं फिर से तेज कदम उठाती आगे जाने लगती। मेरे दिलो दिमाग में जो डर था वो जाता रहा था। चलते चलते आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई। उस जगह को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। दिल था उछलकर हलक में आ गया था। अब मेरे कदम डगमगाने लगे थे। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? ये ख्याल आते ही मुझे पसीने आने लगे थे। रुक जाओ अर्पिता, ये पाप है। यह आवाज मेरे कानों में आए जा रही थी, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। मगर मैं क्या करती? मैं अपनी ख्वाहिश को कब तक दबाती? आखिर मैंने अपने कानों पर हाथ रख दिए और अपने कदम बढ़ाने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, मेरे अंदर की वो आवाज दम तोड़ती जा रही थी। मेरे पैरों में जख्म पड़ चुके थे, बिना चप्पलों के जो यहाँ तक आई थी और जिसके लिए आई थी। क्या वो कभी मेरी ये तकलीफ समझ भी पाएगा? ये सवालात मेरे दिमाग में उठ रहे थे, मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी आज तक किसी ने मेरा सोचा ही कहाँ था। मैंने धड़कते दिल के साथ हाथ बढ़ाकर उस लकड़ी के पुराने दरवाजे को धकेला था और सामने उसे देखकर मैं रह न सकी और जल्दी से उसकी तरफ लपकी। दिन निकलने से पहले मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल आई थी। अब कोई घबराहट नहीं थी। मेरे दिलो दिमाग में बस सुकून
सुकून ही सुकून था। खुशी मेरे अंग अंग से फूटी पड़ रही थी। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती जा रही थी। अभी काफी अंधेरा था। कच्ची पक्की सड़क पर चलने से मेरे पैरों के नीचे छाले से पड़ गए थे, मगर मैं एक पल को भी रुकी न थी। मैंने बड़ी सी चादर में चेहरा छुपा रखा था। मुझे खौफ था कि सूरज की किरणें रोशनी न फैला दें, लेकिन मैं पहली किरण निकलने से पहले ही अपने घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचकर मैंने सुख का सांस लिया और बिस्तर पर गिर सी गई। अब महसूस हो रहा था कि मैं कितनी थक चुकी थी, मगर मैं बहुत खुश थी। अब मैं उसके बिना एक पल भी नहीं गुजार सकती। मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अब मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैंने सोच लिया था अब उसे अपने घर ले आऊंगी, क्योंकि मुझे मुकेश की कोई परवाह नहीं थी। मैंने मुकेश की तरफ देखा तो वो अब भी खर्राटे ले रहा था। मुझे अजीब सी नफरत होने लगी उसके वजूद से। यह वो शख्स था जिसकी मोहब्बत में मैंने अपने घर बार को छोड़ा था, अपना सुकून आराम सब बर्बाद किया था। मगर ये था कि मेरी सारी रियासतों को भुला बैठा था। मैं मुकेश के इश्क में अंधी हो चुकी थी। हर वक्त उसे खुश करने का सोचा करती थी, मगर आज से 3 हफ्ते पहले मुझे अजीब सी गड़बड़ का एहसास होने लगा था। मैं जब भी जॉब से थकी हारी घर पहुंचती, मुझे लगता जैसे कोई मेरी पीठ पीछे यहाँ आया था। मैं पूछती तो वो टाल जाया करता कि कौन आ सकता है यहाँ। लेकिन एक दिन जब मैं मुकेश का बिस्तर झाड़ रही थी तो मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि चादर में से कोई चीज गिरी थी। छन की आवाज पर मैं चौंकी तो फर्श पर एक बाली गिरी हुई थी। मैंने उसे उठाकर देखा। मेरे पास ऐसी कोई बाली न थी। भला ये किसकी थी? वो मुकेश के बेड पर क्या कर रही थी? अजीब से ख्यालात मुझे बेचैन कर रहे थे। मैं उसी वक्त मुकेश को कॉल लगाई कि जल्दी घर आओ। वह रात का खाना लाने गया हुआ था। उसके आते ही मैंने उसे बाली दिखाई। ये किसकी है और यहाँ क्या कर रही है? मैंने गुस्से में उससे पूछा तो उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया, मगर अगले ही पल वो नॉर्मल हो गया और कहने लगा कि ये तो मैंने ली थी तुम्हारे लिए, मगर मेरी बदकिस्मती देखो, इसकी दूसरी बाली न जाने कहाँ गिरा दी मैंने। वो हंसने लगा। उसकी बात पर मुझे यकीन नहीं आया, मगर मैं खामोश हो गई। लेकिन अब मैं काफी चौकन्ना हो गई थी, क्योंकि कई दिन से मुझे एक अलग खुशबू का भी एहसास हो रहा था। अगले दिन मैंने फिर से उसके कमरे का तलाशी लिया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ उसके बेड पर मुझे लंबे बाल मिले, जो यकीनन किसी लड़की के ही थे। कुछ तकिए पर, कुछ चादर पर। मैं सदमे से वो सब देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझे धोखा भी दे सकता है। मैंने उसी वक्त उससे सवाल किया तो वो मुझसे नाराज हो गया कि तुम मुझ पर शक कर रही हो। मुझे क्या मालूम ये बाल किसके हैं, तुम्हारे भी तो हो सकते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे तैश तो बहुत आया। क्या कहूँ कि तुमने मुझे हक ही कहाँ दिया है कि मेरे बाल यहाँ नजर आते। मैं उसी वक्त मुंह मोड़कर वहाँ से निकल गई, मगर मुझे मालूम करना था कि मेरी पीठ के पीछे यहाँ क्या खेल खेला जा रहा था। दूसरी सुबह मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई तो वहाँ जो कुछ देखा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ तो अभी मैंने 10वीं के इम्तिहान दिए थे कि मेरे लिए रिश्तों की लाइन लग गई। लेकिन मेरी मम्मी ने हर आने वाले रिश्ते को मना कर दिया कि अभी अर्पिता बहुत छोटी है। ये बात ठीक भी थी, लेकिन मेरी माँ ये बात पकड़ कर बैठ गई थी। मैंने बीए कर लिया था, तब भी वो मेरी पढ़ाई का बहाना करके हर रिश्ते को मना करती रहती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी और बहुत हसीन थी। जहाँ भी जाती लोग देखते रह जाते थे। मैं बहुत गोरी थी, इसलिए मैं हमेशा सादा कपड़ों में हुआ करती, मगर लोग इस सादगी में भी मुझे पसंद कर लिया करते थे। वक्त गुजरने लगा। मैंने टॉप किया था और मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी। वो भी मम्मी के कहने पर मैं राजी हुई थी जॉब के लिए, वरना मुझे मास्टर्स करना था। मगर मम्मी का कहना था कि घर में 3 बहनें बैठी हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा। पापा को गुजरे हुए 2 साल होने को आए थे। मैं भी मजबूरन जॉब करने लगी। लोग हैरान थे कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कैसे मिल गई। मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। मैं सारे पैसे मम्मी को दिया करती थी, बस कुछ हजार अपने लिए रखती थी, क्योंकि मुझे जॉब के लिए अच्छे कपड़ों की जरूरत थी और भी बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती थी, जबकि मेरी पिक एंड ड्रॉप कंपनी के जिम्मे थी। अब तो मेरे लिए बड़े घरों से भी रिश्ते आने लगे थे, मगर मम्मी हर बार मना कर दिया करती थी। मैं अब थक चुकी थी। मुझे जीवन साथी की जरूरत थी जो मेरे दुख सुख में मेरा साथ दे, मगर मम्मी ने जैसे मुझे पैसे कमाने की मशीन समझ लिया था। कई बार तो मैं उनको दबे अल्फाज में कह भी चुकी थी कि मुझे अब शादी करनी है, मगर वो एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती थी। उन्हीं दिनों मेरे एक कलीग ने मुझे प्रपोज किया तो मैं हैरान रह गई। वो मुझसे उम्र में काफी बड़े थे और उनकी तलाक भी हो चुकी थी। एक 9 साल की बेटी भी थी। उनके मुंह से शादी का प्रपोज सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई थी। मेरे तो जैसे पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हो रही थी। घर आकर मैं अपने कमरे में बंद हो गई और खूब रोई अपनी किस्मत पर। कल तक अच्छे खासे हैंडसम नौजवानों के रिश्ते आया करते थे और अब मम्मी की वजह से अधेड़ उम्र लोग मुझसे शादी के ख्वाहिश करते थे। मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी। मेरी अपनी माँ को कोई एहसास नहीं था कि मेरी उम्र निकलने लगी है, मगर उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब था। उनका कहना था कि लोग मुझसे इसीलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ और अब तो मेरी प्रमोशन भी हो गई थी। हमने घर को बहुत
बहुत अच्छे से बनवाया था, रंगवा भी दिया, ऊपर 2 कमरे बनवा दिए थे ताकि ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे सके। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा था, मगर अफसोस इस सब में मुझे कोई खुशी और सुकून हासिल नहीं हो रहा था। मुझे तो बस एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरे नाज नखरे उठाए और मेरा ख्याल रखे। अब तो मेरी मांग में काफी सफेद बाल भी आ गए थे, जिन्हें मैं कलर करके छुपा दिया करती थी। मैं समझ चुकी थी कि मम्मी मेरी शादी कभी होने नहीं देगी। एक दिन जब मैंने उनको कहा कि आज कुछ लोग आ रहे हैं रिश्ते के लिए, तो वो काफी आग बबूला हो गई मुझ पर कि तुमसे जवानी संभल नहीं रही कि खुद ही रिश्ते वालों को बुलवा लिया है। उनके मुंह से ये सब सुनकर बहुत तकलीफ हुई, मगर मैं सह गई। मुझे अब हर सूरत में शादी करना था। ये रिश्ता मेरी सहेली संध्या ने बताया था, जो इस वक्त 4 बच्चों की माँ थी। उसका देवर जो कि रड़वा था, उसका रिश्ता बताया था। औलाद कोई नहीं थी। 1 साल पहले बीवी का देहांत हो गया था। संध्या ने समझाया था कि अब किसी कुंवारे लड़के के ख्वाब देखना बंद कर दो और जो उसका देवर है उसी से शादी कर लो, और बहुत अच्छा इंसान है और कमाता भी अच्छा है, उसका बिजनेस चल रहा है। तभी मैंने उन लोगों को बुलवाया था, मगर उनके आते ही मम्मी ने उनकी खूब बेइज्जती कर डाली। उन्होंने कहा कि तुम लोग सिर्फ इसलिए अर्पिता के पीछे पड़े हो कि ये बहुत अच्छी पोस्ट पर है, और मैं हरगिज किसी लालची इंसान को अपनी बेटी नहीं दूंगी। ऐसी बातें सुनकर भला कौन शरीफ इंसान बर्दाश्त कर सकता था। वो लोग भी गुस्से में आकर वहाँ से चल दिए। उस रात मैं मम्मी के सामने खड़ी हो गई थी। मम्मी, आपने इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। अब देखिएगा, मैं खुद किसी से शादी कर लूंगी और आपका ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी बातें सुनकर मम्मी रोने पीटने लगी कि कैसी बेहया लड़की है जो अपनी शादी के लिए मरी जा रही है। मगर मैं जैसे पत्थर की हो चुकी थी। उनका रोना धोना मुझ पे कोई असर नहीं कर रहा था। ऊपर वाले पोर्शन में एक लड़का आया था किराए पर। उसका नाम मुकेश था। वो उम्र में मुझसे काफी छोटा था, लेकिन आते जाते वो मुझको पसंदीदगी की नजर से देखा करता था। एक दिन मैंने उसको अकेले में बुलाकर पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे सवाल पर वो काफी बौखला गया था, मगर फिर बोला, आप मुझे पसंद है, मगर मेरे हालात ठीक नहीं चल रहे। जॉब नहीं लगती, इसलिए गुजारा मुश्किल है। आपको कोई सुख कैसे दूंगा? मैंने कहा कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं, मैं जॉब करती हूँ और घर चला सकती हूँ। अगर तुम राजी हो तो हम आज ही शादी कर लेते हैं। मेरे कहने पर वो काफी हैरत में था, मगर फिर भी उसने शादी की हामी भर ली थी। हमने दूसरे दिन ही बिना किसी को बताए शादी कर लिए, और मैंने मुकेश से थोड़ा वक्त मांगा जब तक मैं किसी अच्छी जगह पर किराए पर घर का बंदोबस्त करती। लेकिन मुकेश ने खुद ही इसका बंदोबस्त कर दिया। मैंने अपना सामान पैक किया और मम्मी से कहा कि मुझे जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। कुछ दिन के लिए मम्मी को कोई एतराज न था। मुझे सख्त अफसोस हुआ कि उन्होंने एक बार भी परेशानी का इजहार नहीं किया कि तुम अकेली कैसे जाओगी वगैरह वगैरह। उनको बस इत्मीनान था कि मुझे दूसरे शहर जाने के भी एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। मैं जो पहले कुछ शर्मिंदा थी, अब वो शर्मिंदगी भी जाती रही थी कि मेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं दिल में बहुत सारा बोझ लिए इस घर से निकल आई थी। बाहर मुकेश मेरा इंतजार कर रहा था। हम दोनों उस किराए के मकान में आ गए, मगर वहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ काफी कुछ बुरा हो चुका है। मैंने महसूस किया मुकेश मुझसे दूर दूर रहता है। हम दोनों पति पत्नी रिश्ते में बंध चुके थे, मगर वह मुझसे काफी घबराता था। खैर, मैंने सोचा हमारी शादी अचानक हुई है, इसलिए शायद उसे कुछ वक्त चाहिए, और इसी वजह से मैं खामोश हो गई। लेकिन मुझे वह बहुत पसंद था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। अच्छे कपड़े पहनता तो राजकुमार लगता था। मैं उसके साथ बाहर जाती तो लोग हमें जलन भरी निगाहों से देखा करते और मुझे फक्र महसूस होता। मैंने उसे बहुत सारी शॉपिंग करवाई थी और मैंने घर के लिए काफी सामान भी लिया था। एक हफ्ते बाद मैंने मम्मी को कॉल करके बताया कि मैंने शादी कर ली है और यह कि वह मुझे माफ कर दे। अब भी मैं उनको खर्चा दिया करूंगी, मगर पहले जितना नहीं, क्योंकि अब मेरा अपना भी घर था और खर्चे थे। मेरी बात सुनते ही माँ फोन पर ही चीखने चिल्लाने लगी थी। उन्होंने मुझे कई बद्दुआएं दे डाली। मैं खामोशी से दिल पर पत्थर रखकर सुनती रही। मुझे उनसे यही उम्मीद थी। मैंने अपने कलीग को भी अपने घर दावत पर बुलाया था ताकि सबको पता हो जाए। कुछ लोग मुझ पर तंज भी कर रहे थे कि अपने से काफी छोटे लड़के से शादी की थी, मगर मुझे किसी की परवाह न थी। मुकेश के पास कोई जॉब न थी, इसलिए वह घर पर ही बैठा रहता या फिर बाहर आवारागर्दी के लिए निकल जाया करता। मैंने काफी अरसा बर्दाश्त किया। फिर एक दिन मैंने उसे कहा कि आखिर कब तक वह इस तरह बैठा रहेगा। उस दिन वह मुझसे नाराज हो गया और मुझे कहा कि अगर मैं तुम पर बोझ हूँ तो मैं चला जाता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं तो दंग रह गई थी। आज से पहले उसने कभी मुझसे इस तरह बात न की थी। मैं काफी देर तक बस वहीं खड़ी रही और वह बाहर निकल गया। वह मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, मगर मेरी इज्जत बहुत करता था। हर वक्त मेरी जी हजूरी में लगा रहता था, यहाँ तक कि मुझे पानी के लिए भी उठने न देता था। उसकी यह बातें मुझे बहुत पसंद थी। मेरे सारे काम वह कर दिया करता था बिना कहे। लेकिन अब भी हम में
बहुत दूरी थी और आज मुकेश के दूर जाने का सुनकर मैं काफी परेशान हो गई थी। उसके बिना मैं कैसे रहूंगी, ये ख्याल मेरे दिल पर कोड़े बरसाने लगा था। मैंने फैसला कर लिया था कि आइंदा उससे कोई बात नहीं कहूंगी। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। पहले ही लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, उन लोगों को फिर से मौका मिल जाएगा। रात को जब मुकेश घर आया तो मैंने उससे माफी मांगी कि मेरा हरगिज वह मतलब नहीं था। मेरी बात सुनकर वह भी काफी शर्मिंदा हुआ और कहा कि उस वक्त मैं न जाने क्यों गुस्से में आ गया था। मैं वादा करता हूँ कि आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठी थी। मैं हर वक्त मुकेश को जेब खर्च दिया करती थी ताकि उसे मुझसे मांगना न पड़े, और मैंने उसका जेब खर्च बढ़ा दिया था। मुझे खौफ था कि वह मुझे छोड़कर न चला जाए। मुकेश के घर वाले उससे मिलने कभी न आए थे, बस कभी कभार वह अपने घर चला जाता था उनसे मिलने। लेकिन जब भी जाता मैं उन सब के लिए तोहफे वगैरह भेजा करती थी। मुकेश शहर जॉब ढूंढने के लिए ही आया था, मगर अब ऐसा लगता था अब उसे जॉब की कोई ख्वाहिश न थी। उसे सब बैठे बिठाए मिल जो जाया करता था। हमारा घर छोटा सा था जहाँ बस 2 कमरे थे। मुकेश ज्यादातर दूसरे कमरे में सोया करता था, मगर जब मैंने कमरे में एसी लगवाया तो वो मेरे ही कमरे में नीचे गद्दा बिछा सो जाता था। उसके होते हुए भी मुझे अकेलापन का शिकार होता था। घर का किराया मुझे कंपनी के तरफ से मिलने लगा था। अब मैं मम्मी के पास बहुत कम रकम भेज पाती थी। रोज कोई न कोई नया खर्चा निकल आता था। मम्मी से अब मेरी कोई बात नहीं होती थी। मैं बस उनके घर पैसे भेजवा दिया करती थी। मम्मी को मेरे घर का एड्रेस भी मालूम न था। वक्त गुजरने लगा और मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। मैं मम्मी के साथ साथ मुकेश के लिए पैसा कमाने की मशीन बन चुकी थी। मेरे कलीग पूछती कि अब तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं है। मैं घबरा जाती। अब उनको क्या बताती कि अब तक हम दोनों नाम के मियाँ बीवी थे। लोगों का मुंह तो बंद करवा दिया करती थी, लेकिन अब मेरे अंदर माँ बनने की ख्वाहिश ने जन्म ले लिया था। मुझे एहसास था कि मेरे पास बहुत कम वक्त है, फिर तो मैं माँ भी न बन सकती थी। मगर मैं क्या कर सकती थी, मेरे लब सिले हुए थे। मुकेश अपने गांव गया हुआ था अपने माँ बाप से मिलने। उसके बिना मुझे चैन नहीं आता था। घर खाने को दौड़ता था, लेकिन जब वह वापस आया तो काफी उलझा उलझा सा था। मैंने पूछा कि क्या बात है, तो वह बोला कि बस मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वह मुझ पर जोर दे रही है कि मैं गांव वापस चला आऊं। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल तो जैसे उछलकर हलक में आ गया था। मैं उसके बिना कैसे रहूंगी, ये ख्याल मुझे सताने लगा था। सारी रात मैं सो ना सकी थी कि जाने मुकेश के दिल में क्या चल रहा है। हो सकता था वह मुझे छोड़कर अपने गांव वापस चला जाए, क्योंकि उसे मुझसे कोई मोहब्बत तो थी नहीं। दूसरे दिन मैं ऑफिस गई तो सर में बहुत दर्द उठा और मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और वापस आ गई। घर आते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ। एक लेडीज परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में बिखरी हुई थी और उसी दिन मैंने जान लिया था कि मेरे घर में मुकेश न जाने किसके साथ रंगरलियां मना रहा था। लेकिन मैंने उस दिन बाथरूम में मेकअप का सामान देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरे दिलो दिमाग में जंग चलने लगे थे, जैसे मैं तप्ते में खड़ी थी जहाँ एक बूंद पानी भी नसीब न था। जिसके लिए इतना कुछ किया वह मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब अपनी सारी तड़पती ख्वाहिश को पूरा करूंगी। इसलिए मैंने कोशिश शुरू कर दी थी और मुझे उस जगह का पता भी मिल गया था। मुझे रात के वक्त जाना था ताकि किसी को कानो कान खबर न हो, इसलिए मैं रात को ही गई थी। वह सुनसान मकान एक नर्स का था जहां उसने मेरे लिए एक बच्चे का इंतजाम किया था। जी हाँ, उस रात मैं उसी बच्चे से मिलने गई थी। मेरी तड़पती ममता मुझे वहां तक खींच कर ले गई थी जहां वह गोरा सा मासूम बच्चा मेरे इंतजार में था। उसे देखकर मैं रह ना पाई थी। मैंने नर्स को उसकी रकम अदा कर दी थी। अब 2 दिन बाद मैं उसको लेकर आने वाली थी, लेकिन एक ख्याल मुझे खाए जा रहा था कि जाने किस माँ की गोद उजाड़ कर वह नर्स उस बच्चे को हॉस्पिटल से चुरा कर लाई थी। ये बहुत बड़ा गुनाह था और मैं भी इसमें हिस्सेदार बनने जा रही थी। मेरा ज़मीर मुझे बार बार मना कर रहा था, लेकिन मेरी ममता का जुनून मुझ पर हावी होने लगा था। मैं जब बाकी की रकम लेकर दूसरी रात उस नर्स के घर पहुंची तो वह मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसने झट से बच्चा मुझे थमाया और मुझे जाने का कहा। खबरदार जो किसी को मेरे बारे में कुछ बताया, वह जल्दी से पैसे गिनते हुए बोली। मैंने बच्चे को गोद में लेकर चूमा। मेरी ममता को सुकून मिल गई। मैं जल्दी से वहाँ से निकल आई। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रही थी क्योंकि मेरे हाथ में मेरा बच्चा था। घर पहुंचकर मैं उसे अपने कमरे में ले गई जहाँ मैंने उसकी जरूरियात का सामान पहले से ही ले रखा था। उसका दूध, कपड़े, फीडर्स, सब कुछ। बच्चे की रोने की आवाज पर मुकेश की आंख खुल गई थी। वह जल्दी से मेरे कमरे में आ गया और हैरत से मुझे देखे जा रहा था। यह किसका बच्चा है अर्पिता? वह हैरत से पूछने लगा और मैं इत्मीनान से उसे बताने लगी कि यह मेरा बच्चा है, इसे मैंने गोद लिया है, यह मेरी जिंदगी है, मेरा घर है। अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ रहना मुझे बिल्कुल गवारा नहीं, जो मेरे ही घर में अपनी दूसरी बीवी को लाकर रहता रहा है। उसका हैरत से मुंह खुल चुका था। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैंने
सब मालूम कर लिया है। पिछली बार जब तुम गांव गए तो वहाँ अपनी मम्मी के सहेली की बेटी से शादी रचा लिया था अपनी माँ के कहने पर, और यही नहीं, उसे मेरे घर में भी ले आए थे। पूरा हफ्ता वह इस घर में रही और मुझे कुछ खबर भी न हो सकी, क्योंकि मैं तो सुबह की जाती और शाम को थकी हुई वापस आया करती थी। और तुमने मुझे शाम की चाय में नींद की गोली भी देनी शुरू कर दी थी, ताकि मैं कुछ न देख सकूं, न सुनूं। वह हक्का बक्का सा खड़ा होकर मेरी बातें सुन रहा था। तुम्हारा कसूर नहीं मुकेश, सारा कसूर मेरा था। मुझे समझ लेना चाहिए था कि तुम मुझे अपनी एटीएम मशीन समझते हो। इसके अलावा मेरी कोई औकात नहीं है तुम्हारी नजर में, और अब तुम जा सकते हो। तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मैंने उसे घर से दफा होने को कहा और वह वहीं खड़ा काफी देर तक मुझसे माफी मांगता रहा, मगर मुझे कुछ नहीं सुनना था। मैंने उसे कहा कि सुबह होने से पहले अपना सामान बांध लें। मजबूरन वह थके हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया। मैं अपने बेटे को दूध पिलाने लगी, मगर जाने क्यों वह बेचैन था। चुप हो नहीं हो रहा था। कुछ देर को सो जाता, फिर से रोने लगता। उसकी बेचैनी और तड़प मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मुकेश जा चुका था और मैंने एक फैसला भी कर लिया था। जिस तरह मैंने मुकेश को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल किया था और वह मेरा कभी ना हो सका था, उसी तरह यह बच्चा भी मैं जबरदस्ती अपनी जिंदगी में लाई थी। उसकी माँ कितना तड़प रही थी, ये ख्याल मुझे सुकून से जीने नहीं दे रहा था। तकरीबन 2 दिन बाद मैं उस बच्चे को उसके माँ बाप के पास ले गई, जो कि खबरों और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे कि उनका बच्चा अस्पताल से चोरी हो गया था। मैंने जब उस बच्चे को उसकी माँ की गोद में रखा तो जैसे उसकी माँ को नई जिंदगी मिल गई। वो मेरा इतना शुक्रिया अदा की जा रही थी कि मैं शर्मिंदा हो गई। मुझे दुआएं दिए जा रही थी और मैं खाली दामन लिए वहाँ से निकल आई। मुझे वापस मम्मी के पास जाना था। शायद उनकी ही बद्दुआ लगी थी मुझे। जैसे उनके घर पहुंची तो जैसे मम्मी के बीमार जिस्म में जान सी आ गई। वो काफी बीमार थी। मुझे देखते ही उन्होंने रो रो कर मुझसे माफी मांगी कि उन्होंने घर की जरूरियत की खातिर मेरा हक मारा। उन्हें खौफ था कि अगर मैंने शादी कर ली तो उनके घर का खर्च कैसे चलेगा। मैंने उनका हाथ थाम लिया और उनसे माफी मांगनी शुरू कर दी। कसूर मेरा भी था। मैं बहक गई थी। अपनी ख्वाहिश की खातिर विधवा माँ और बहनों को दुनिया के रहमो करम पर छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद मुकेश ने मुझे तलाक भिजवा दी थी और मम्मी ने मेरी दोस्त के देवर को बुलावा भेज दिया था। बड़ी हैरत की बात थी कि वो अब तक मेरे इंतजार में बैठा था। मेरी दोस्त ने बताया था कि मैं उसे बहुत पसंद आ गई थी। जब से वो शादी से मना किया जा रहा था, हमारा शादी सादगी से हो गया था और अक्षय मेरा बहुत ख्याल रखते। मेरे नाज ऐसे उठाते जैसे उनकी पहली शादी हो। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। अब मैं अपनी सारी तनख्वाह मम्मी को भिजवा दिया करती थी, क्योंकि अक्षय के पास किसी चीज की कमी न थी और शायद एक माँ को उसके बच्चे से मिलवाने के बदले भगवान ने मेरे घर भी उम्मीद की किरण जगाई थी। मैं प्रेग्नेंट थी। हम दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने का कहा था, क्योंकि मैं 40 की हो गई थी और इस उम्र में बहुत से खतरा हो सकते थे। मैं जितना शुक्रिया अदा करती कम था, क्योंकि मैं गुनाह करने से बच गई थी, वरना आज तड़पती माँ की बद्दुआएं भी मेरी जिंदगी में शामिल हो जाती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।